हेलो दोस्तों। भौगोलिक समय सारणी हो गया था हमारा। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये भूप्रकृति विज्ञान में हमारा जो था समय सारणी हो गया था। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ स्टार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए, ये जो पृथ्वी की मैंने हेडिंग डाला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी इंटीरियर माने आंतरिक संरचना। अब यहाँ पे जो ये देखो, ये मैंने बनाया है चित्र, इसको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ऐसे है चित्र है, फिर ये ऐसे है, ऐसे है, मतलब एक केंद्र है। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, वो 6371 किलोमीटर है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 6371 किलोमीटर। और इसमें क्या हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हम बहुत सारे स्रोत लेते हैं। देखो, अब आप कह रहे हैं कि जियोग्राफी पढ़ना है, तो यहाँ जियो हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं। तो भूगोल माने तो भूप्रपटी पर जो अध्ययन हो। तो भूप्रपटी पर जो अध्ययन होता है उसको आंतरिक अध्ययन किए बिना नहीं जान सकते। तो भूगर्भ का अध्ययन करना पड़ता है, जियोलॉजी का अध्ययन। जियोलॉजी माने होता है भूगर्भ विज्ञान। और जियोग्राफी माने होता है ज्योग्राफी माने होता है कि भूगोल, भूप्रपटी का अध्ययन। तो अब देखिए, इसमें अध्ययन करेंगे। ये देखो, रॉबिन्सन मैंने माइल्स लिखा है कि रॉबिन्सन में 5.5 किलोमीटर की खुदाई हुई है। और है कितना, पृथ्वी का केंद्र कहाँ पे है, 63 से 71 किलोमीटर, और 5.5 किलोमीटर। तो इससे लग रहा है कि खरोच किया गया है। तो इसके बेस पे तो हम, अभी इतनी खुदाई हुई है तो इसके बेस पे तो हम नहीं बता सकते कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो इसलिए अब उसको, पृथ्वी के अंदर क्या है उसको जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे इसमें। तो पहले आप लोग इतना पढ़ लें कि अध्ययन की दृष्टि से यह खंड जो है भूगर्भ विज्ञान का अंग है। भूगर्भ माने कि पृथ्वी के अंदर का अंग है। परंतु पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं भूपृष्ठ पर अवस्थित स्थलाकृतियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करती हैं। इसलिए इस खंड का संक्षिप्त अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। वैसे भी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो जियोलॉजी के अंतर्गत आता है, कि भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ने, जब ज्योग्राफी में देखते हैं कि भूप्रपटी का अध्ययन करना है, वहाँ पर्वत पठार का अध्ययन करना है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ, तो अंदर की शक्तियों से हुआ, नीचे की। तो हमें अंदर का भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए, जानना पड़ेगा। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ स्रोत हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष स्रोत, एक है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष माने जो हमारे सामने है जो चीज़, जैसे मानवीय स्रोत में मानव निर्मित खाने हैं जो मानव ने खुदाई की है। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी जो होते हैं, अनावृत चट्टान जो है। तो ये जो प्रत्यक्ष हैं, जो देखे हैं हम लोग। और अप्रत्यक्ष माने जो हम लोग अनुमान लगाए हैं, जिसमें तापमान से अनुमान, दाब से अनुमान, घनत्व से अनुमान, उल्कापात, भूकंपीय तरंग, तो ये अनुमान है। ठीक है। तो इसमें देखो, प्रत्यक्ष स्रोत में मानवीय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत आ गया। अप्रत्यक्ष में मानवीय स्रोत और प्राकृतिक स्रोत आ गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कैसे कैसे प्रत्यक्ष स्रोत कैसे काम करता है। तो पहले सर्वप्रथम मानव निर्मित खाने। तो मानव जाति ने अब तक की सबसे गहरी खान अफ्रीका के जोहानसन में किया है, मतलब खनन किया है सबसे ज़्यादा, रॉबिन्सन माइन। और की गहराई 505 किलोमीटर है। तो और रूस के कोला प्रायद्वीप में बरखोयांस के समीप तेल उत्खनन के लिए लगभग 19 किलोमीटर ट्यूब माइनिंग की गई है। परंतु दोनों की गहराई पृथ्वी के केंद्र की गहराई की तुलना में सतह पर उपस्थित खरोच की भांति है। मतलब अब 6371 किलोमीटर है, आपने 19 किलोमीटर खाली खनन किया है। तो इधर की दूरी कैसे पता लगाओ कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ये कह रहा है खरोच की भांति 19 किलोमीटर बस, जिनके आधार पर पृथ्वी के केंद्र के विषय में कुछ कहना सटीक नहीं होगा। तो मानव निर्मित खान जो है, प्रत्यक्ष में मानव निर्मित खानों में ई जो है व्याख्या करने में असफल हो गया पृथ्वी संरचना का। तो अब क्या किया गया, दूसरा है प्राकृतिक में देखा गया ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ था, तो उससे अनुमान लगाया गया। तो देखो, ज्वालामुखी से अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम बिंदु है वहाँ तापमान उच्च है। लेकिन अभी तो 100 किलोमीटर, ज्वालामुखी 100 किलोमीटर के अंदर से ही आती है। तो अब 6,371 किलोमीटर है। तो अब 100 किलोमीटर के बेस पे तो यहाँ नहीं बता सकते ना कि अंदर, सबसे अंदर क्या है। तो इसलिए ये भी जो है फेल हो गया था, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया। फिर है एक्सपोज अनावरत चट्टान। तो अनावरत चट्टान भी प्रत्यक्ष स्रोत में है। अनावरत चट्टान माने होता है कि जैसे मान लिया एक बहुत मजबूत चट्टान है एक, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ मुलायम 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 चट्टान है, ठीक है। ये मुलायम चट्टान है मान लिया इधर। अब बारिश हुई, खूब तेज बारिश हो रही है। तो ये जो मुलायम चट्टान है ये हट जाए, इधर से हट जाए। हटने के बाद क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, और यहाँ हटने के बाद ये चट्टान जो है दिखाई देने लगे। तो इसी चट्टान को कहते हैं अनवरत चट्टान। देखो मैंने यहाँ बताया,
ये जो चट्टान है नीचे दिखाई देने लगे, इसे अनवरत चट्टान कहते हैं। जैसे मान लिया ये चट्टान थी और यहाँ पे मिट्टी था, मुलायम मिट्टी था, बारिश हुई, ये मिट्टी हट गई, तो ये चट्टान दिखने लगी, इसी चट्टान को कहते हैं अनवरत चट्टान, मतलब हटी हुई चट्टान अपर्दन के द्वारा। इसको पढ़ लो। भूपटल पर पाए जाने वाली मुलायम चट्टानों के अपर्दन या हट जाने से आंतरिक कठोर चट्टानें प्राप्त होती हैं, जिन्हें अनावरित चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों के अध्ययन से ज्ञात है कि आंतरिक भागों में अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानें व्याप्त हैं, परंतु सतह पर पाए जाने वाली इन चट्टानों के आधार पर पृथ्वी की अंतरतम के विषय पर कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। ये तो ऊपर ही पाई जाती हैं, अब एकदम अंदर के विषय में तो नहीं कह सकते ना कि बहुत कठोर है। अतः प्रत्यक्ष स्रोत के माध्यम से पृथ्वी के अंतरतम के विषय में सटीक ज्ञान प्राप्त करना दुष्कर है। इसलिए हम अप्रत्यक्ष स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? इसमें मानवीय में है तापमान स्रोत। तो तापमान में ये कहा गया है कि जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान जो है 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या हर 32 मिनट पे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा? तब तो पृथ्वी के अंदर 6371 किलोमीटर है, तब तो बहुत ज़्यादा तापमान हो जाएगा, मिलियन ट्रिलियन में तापमान हो जाएगा, पृथ्वी तो जीवन संभव नहीं होगा। हमारी पृथ्वी एकदम गर्म आग के गोले की तरह फिर रहेगी। तो क्या है, ऐसा क्या है? तो इन्होंने अनुमान लगाया कि बढ़ती तो है नीचे जाने पर, लेकिन औसत रूप से वो कम होती जाती है। जैसे पहले 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगी, फिर 1 किलोमीटर पे 1 डिग्री बढ़ेगी, ऐसे करके, और लास्ट में जाके 6000 डिग्री सेल्सियस के अंदर 5000 या 6000 के लगभग रहता है तापमान। तो वही कहा गया है कि गहराई पर जाने से आरंभ में प्रत्येक 32 मीटर पर लगभग 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, परंतु अनुसंधानों से ज्ञात हुआ कि गहराई के साथ तापमान बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ने की दर कम हो जाती है। इसलिए पृथ्वी का तापमान 5800 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो इसको कैसे, 100 किलोमीटर में 900 डिग्री सेल्सियस था, 400 किलोमीटर में 1900 डिग्री सेल्सियस, 700 किलोमीटर में 2300 डिग्री सेल्सियस, और पूरे एकदम केंद्र में 5800 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। तो ज्ञात हो कि बढ़ते तापमान से पदार्थों की प्रकृति, आंतरिक दाब, घनत्व आदि प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। अभी इसको आगे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे कैसे होता है। फिर दाब आधारित स्रोत क्या कहता है? दाब कहता है, अब देखो पृथ्वी मान लिया ए है, तो अब यहाँ ऐसे पृथ्वी बनी है, एक चट्टाने होगा, एक केंद्र हो गया। तो केंद्र पर इस चट्टान का भी बल आ रहा है, इस चट्टान का भी बल आ रहा है, इस चट्टान की भी बल आ रहा है। तो क्या होगा, दाब जो है बढ़ रहा है नीचे जाने पर, कि जैसे जैसे केंद्र में जाएंगे उसका दाब बढ़ेगा, क्योंकि अब एक आदमी है, इसके ऊपर एक आदमी आ गया तो दाब थोड़ा बढ़ा, 2 आदमी आ गए तो और दाब बढ़ा, और आ गए। तो ऐसे ये जो चट्टानें हैं, अनावरत चट्टानें 1 2 3, ये सब केंद्र में मिलकर दाब बढ़ाएंगे, तो केंद्र की तरफ जाने से दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। और देखो इतनी 3.5 मिलियन वायुमंडलीय दाब रहता है। वायुमंडलीय दाब और पृथ्वी के दाब में अंतर है। जैसे पृथ्वी पर इस वायुमंडल के कारण जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और पृथ्वी दाब किसे कहते हैं? केंद्र में इसी पृथ्वी के कारण जो दाब लगता है उसे पृथ्वी का दाब कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय भार एकांक क्षेत्रफल में लगभग 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर या 14.7 पाउंड पर इंच स्क्वायर प्राप्त होता है, जिसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो कितना प्राप्त होता है एकांक क्षेत्रफल में? 1.03 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब। स्पष्ट हो, किसी बंद तंत्र में बढ़ते दाब के प्रभाव से तापमान एवं घनत्व दोनों बढ़ते हैं। अब देखो जब दाब बढ़ाओगे, जैसे मान लिया कि दाब बढ़ाए, जैसे मान लिया गैस है इतना दूर दूर फैला है, इसको दाब बढ़ाओ सब इकट्ठा हो जाएगा गैस, तो क्या होगा, घनत्व घना हो जाएगा, घनत्व माने घना हो जाएगा ज़्यादा, तो घनत्व भी बढ़ता है। उसे घनत्व आधारित साक्ष्य भी देख लेते हैं। घनत्व, पृथ्वी का घनत्व होता है 5.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सतह पर कितना होता है 2.5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5.5 कैसे हुआ कि नीचे जाने पर औसत रूप से घनत्व इतना होता है और फिर सतह पर तो इतना ही है, तो मतलब कि नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है, जबकि सतह पर उपस्थित महाद्वीप एवं चट्टानों का औसत घनत्व 2.5 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त होता है। इन दोनों विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पृथ्वी के अंतरतम भाग में पाए जाने से अंतरतम भाग में जाते समय घनत्व तो बढ़ता है। सतह पर घनत्व 2.5 से 3 था, मेंटल पर 4.5 5.5, कोर पर 11 से 13 तक था। फिर है उल्का। अब देखो ये आ गया प्राकृतिक स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में। प्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आ गया, उल्कापात आधारित स्रोत। तो उल्कापात से कैसे जो है इनका पृथ्वी का आंतरिक भाग का पता लगता है। देखो जब उल्कापात हो रहे थे, माना जाता है कि उल्का जब होता है उल्कापात,
तो क्या होता है, धीरे धीरे एक घिस जाते हैं, घिसने के बाद एक चट्टान प्राप्त हुई उल्का का। तो इसी तरह पृथ्वी को माना गया है कि पृथ्वी का जो है भाग जो है ऊपर से कुल सब घिस के एक चट्टान के रूप में है, एक अंदर जो होगा एक चट्टान के रूप में केंद्र होगा, क्योंकि पृथ्वी को एक उल्का पिंड मान लिया गया है। तो इसको समझो। पृथ्वी की सतह से टकराने वाले उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी एक आकाशीय पिंड है जिसका केंद्र एक चट्टान की तरह होगा, जिसका इसका भी केंद्र एक चट्टान की तरह होगा। तो एक तो हो गया उल्कापात। अब दूसरा प्राकृतिक स्रोत में भूकंपीय तरंग देखते हैं। तो भूकंपीय तरंग में क्या क्या है? भूकंपीय तरंग में देखते हैं कि यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है। मतलब भूकंपीय तरंग सबसे प्रामाणिक साक्ष्य माना जाता है आंतरिक संरचना को जानने के लिए, जिनकी गति एवं दिशा के आधार पर हम पृथ्वी के अंतरतम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कैसे करते हैं? भूकंपीय तरंगी उत्पत्ति के आधार पर दो तरह होती हैं, एक फोकस होता है, एक एपिसेंटर। तो मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, जैसे एक केंद्र है पृथ्वी, यहीं से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ भूकंप, जहाँ से उत्पन्न हुआ, उसे फोकस कहते हैं। और जो भूकंप जहाँ से स्टार्ट हुआ और पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक वाले भूपटपटी पर जाके गया, तो वहाँ उसको कहते हैं ईपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। और इसे फोकस को बॉडी वेव या कायिक तरंग भी कहते हैं, और इसको सरफेस कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं एपी सेंटर को। अब जब देखो, मान लिया ये है पृथ्वी, यहाँ है फोकस, और ये सबसे नज़दीक है ईपी सेंटर। ये एक लाइन से जाती है ऐसे। ये प्राथमिक तरंगें जो हैं एक लाइन सीधी रेखा में जाती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, और एक ऐसे जाती हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भूकंपीय तरंगें जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगें। ये प्राइमरी तरंगें हैं, ये द्वितीयक तरंगें हैं। 1 डिग्री या 2 डिग्री हम कह सकते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक। तो प्राथमिक जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। तो जब ये तरंगें जो जाती हैं, जैसे मान लिया ये तरंग गई लाइन वाली, जो प्राथमिक तरंग गई, तो प्राथमिक तरंग क्या करती है? ये एपी सेंटर से ऐसे इधर चली जाती है और इधर चली जाती है। लेकिन जो ये द्वितीयक तरंगें जाती हैं इधर, ये क्या करती हैं? इसी भूपटपटी पर ऐसे कंपन करती हैं, ऐसे ऐसे। तो इन्हें जो है, इनको कहते हैं, जो भूपटपटी पर ही ऐसे कंपन करते हैं, उन्हें लव तरंगे कहते हैं। तो लव तरंगों की वजह से ही भूपटपटी में कंपन होता है। और जो रैले तरंगे कहते हैं इन्हें, जो प्राथमिक तरंगों से निकलती हैं रैले तरंगे, तो रैले तरंगे क्या करती हैं? बाहर चली जाती हैं, उतना प्रभाव नहीं डालती हैं। तो भूकंप तरंगे किससे होती हैं? खाली द्वितीयक के, जो द्वितीयक तरंगे हैं उनके उनके जो है भूपटपटी पर जाने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, लव तरंगे, उन्हीं लव तरंगों से क्या होता है? भूकंपीय हलचल पृथ्वी पर होता है। अब यहाँ पे मैंने पूरा समझाया है, देखो कि जो ये लाइन खींची गई है 1 डिग्री है, और जो ऐसे लाइन खींची गई है वो प्राथमिक तरंग है, जो ऐसे लाइन खींची गई है वो द्वितीय तरंग है। और यहाँ सबसे छोटा भाग मिल रहा है ईपी सेंटर पे। ईपी सेंटर फोकस के ठीक लंबवत न्यूनतम दूरी पर वह बिंदु जहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। अब जब यहाँ पहुँची तो पृथ्वी पर आने लगी ये वाली, तो ये लव तरंगें हो गई, और जो इधर चली गई ऐसे ऐसे वो रैले तरंगें हो गई। ये तो तालाब का एग्जाम्पल दिया कि तालाब में फेंकोगे स्टोन, तो स्टोन एक फोकस होगा और उसके बगल में से चारों तरफ कंपन होगा। तो ऐसे ही कंपन होता है भूकंप का। तो देखो, फोकस में जो फोकस होता है, दो तरंगें होती हैं, फोकस से दो तरंगें निकलती हैं, एक प्राथमिक तरंगे, एक द्वितीय तरंगे। और ईपी सेंटर से दो तरंगें निकलती हैं, एक रैले तरंगे, एक लव तरंगे। तो ईपी सेंटर से, ये ईपी सेंटर है, ईपी सेंटर से जो इधर निकलती हैं रैले तरंगे, और जो इसी पे रहती हैं उसे लव तरंगे कहते हैं। और जो पृथ्वी पर रहेंगे वही तो हलचल करेंगी, तो लव तरंगों की वजह से ही हलचल होता है, लव की वजह से हलचल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाया है कि लॉन्ग वेव दोनों होती हैं, और लव वेव की वजह से तरंगें छोटी होती हैं, इसके प्रभाव से ही भूकंप तरंगों में हलचल होता है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें फोकस। अब देखो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि फोकस क्या है। एक बार पढ़ देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। पढ़ता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, समझा तो दिया हूँ। फोकस पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित वह बिंदु है जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ से अलग तरंगों को बॉडी वेव कहते हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। प्राइमरी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों की भांति होती हैं, जो कि ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। ऊर्जा, जो अनुदैर्ध्य माने क्या होता है कि ऊर्जा एवं पदार्थ में कणों का संचरण एक ही दिशा में होता है। यह तीनों माध्यम में, जो प्राइमरी तरंगें होती हैं तीनों माध्यम में, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में संचारित प्रवाह हो सकती हैं, जिनकी औसत गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पाई जाती है। ठोस माध्यम में इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है। किनकी गति? प्राइमरी तरंगों की गति ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। द्वितीयक तरंगें होती हैं
यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जिनमें ऊर्जा एवं पदार्थ का कण संचरण संचरण एक दूसरे के लंबवत होता है। यह प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। यह केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। जो विद्युत तरंगें होती हैं केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं और तरल और गैस माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। तो इनकी औसत जो गति है वो 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में इन्हीं दोनों तरंगों का ही मुख्य भूमिका है। कौन कौन सी? प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। ये दोनों जो है जानने में मुख्य भूमिका है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में। और भूकंपीय तरंगें माध्यम बदलने से जो है प्रकाश तरंगों की भांति गति एवं दिशा बदलती हैं, जिसके आधार पर आंतरिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। तो कैसे? जैसे ये देख लो कि आपने पढ़ा होगा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, सघन जैसे मान लिया ए है, ए सघन माध्यम है, ठीक है, और ए विरल माध्यम है। ए विरल है और ए नीचे वाला मान लिया सघन है। सघन में मान लिया ग्लास ले लो और विरल में हवा ले लो। तो जब एक किरण आती है तो क्या होता है, ये एक किरण सीधे जानी चाहिए ना, लेकिन सीधे नहीं जाती है सघन में, ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसे ये अभिलंब है तो इधर आते ही से झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है जब सघन में जाती है। और विरल में जाती है तो अभिलंब ऐसे आना चाहिए ना, अभिलंब की तरफ, तो ऐसे जाती है, मतलब दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है विरल में जाने पर। तो वही देखो यहाँ पे चित्र बनाया है मैंने, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो इसी के आधार पर हम अभी प्राथमिक द्वितीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जानेंगे। तो भूकंप की तरंगें माध्यम बदलने से प्रकाश तरंगों की भांति गति एवं दिशा बदलती हैं, जिसके आधार पर आंतरिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ईपी सेंटर के बारे में। अधिकेंद्र से उत्पन्न तरंगें, इन्हें सतही तरंगें कहा जाता है, जो दो प्रकार की होती हैं। रैले तरंग, यह प्राइमरी तरंगों का रूपांतरण से निर्मित होती हैं। रैले तरंगें जो होती हैं ये प्राइमरी तरंगों के रूपांतरण से उत्पन्न होती हैं। मतलब ऐसे गई प्राइमरी तरंगें ये हैं और यहाँ से रूपांतरण हो गया, तो ये हो गए रैले तरंगें। और दूसरा कह रहा है लव तरंगें, यह द्वितीयक तरंगों के रूपांतरण से हैं। फोकस से द्वितीयक तरंगें गई और ये पृथ्वी पर ऐसे ऐसे हो गई, तो इन्हें लव तरंगें कहा गया, इन दोनों को लव तरंगें कहा गया। फिर अब देखो यहाँ पे लिखा है कि दोनों तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे दीर्घ होती है, इसलिए इन्हें लॉन्ग दीर्घ तरंग कहते हैं। यह लगभग 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गति करती हैं। इनसे भूपृष्ठ से उत्पन्न कंपन दोलन लव तरंगों से उत्पन्न किया जाता है, अर्थात ये आपदाकारी तरंगें हैं, लव तरंगें। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान लव के माध्यम से ही होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान लव के माध्यम से नहीं होता है। लव के माध्यम से क्या होता है? भूकंपीय तरंगों, भूकंप का ज्ञान होता है, आंतरिक संरचना का नहीं। तो आंतरिक संरचना का ज्ञान किससे होता है? खाली प्राथमिक और द्वितीयक तरंग से। अब देखो रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड लुईस का मॉडल। तो आज तो हमने ये पढ़ लिया, अभी हम तरंगों के माध्यम से, भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो है हम आधुनिक सिद्धांत देखेंगे, कैसे कैसे जो है पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी रासायनिक संरचना के आधार पर एडवर्ड जो लुईस का मॉडल है उसको हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक परत कितने भागों में विभाजित है, सियाल, सीमा, निफे में। फिर उसके बाद थोड़ा सा बच्चा होगा आपका आधुनिक सिद्धांत में बताएंगे भूकंपीय के आधार पर कैसे कैसे भूपर्पट्टी, गरस्ट पर्वत, क्रोड़ का निर्माण होता है, कौन कौन सी रेखा कहाँ कहाँ होती है, ये बताएंगे। फिर उसके बाद आपको दुर्बलता मंडल और ये चित्र समझाएंगे थोड़ा, एंड देन फिर आपको इसमें मेंस का कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से लिखना रहेगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। देन इसके बाद बचा है क्या, महासागरीय, उसके बाद थर्ड वाला टॉपिक आ जाएगा महासागरीय सागरीय द्रोणी की उत्पत्ति, जीवन संबंधी सिद्धांत, जो कि 3-4 पेज में है, ये भी हो जाएगा कवर। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही।